जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत किस तरह विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, जिसमें से ज्यादातर ऊर्जा का स्रोत जीवाश्मी ईंधन ही रहते हैं। जिस स्तर पर इन जीवाश्मी ईंधन का उपयोग हो रहा है, बहुत ही जल्द ये स्रोत खत्म हो जाएंगे। फिर हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, कभी सोचा है? पारंपरिक स्रोत के अलावा एक तरह के स्रोत और भी होते हैं जिन्हें हम गैर पारंपरिक स्रोत के नाम से जानते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनमें नए तरह से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मोटे तौर पर ये 4 तरह के होते हैं: सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, समुद्र से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। हर एक स्रोत पर बारी बारी से बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश में सूर्य से आने वाली किरणें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इसी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सूर्य की ऊर्जा को बदलने के लिए सिलिकॉन के सेल को उस क्षेत्र में रखना होगा जहां सूर्य की किरणें पड़ती हो। ये सेल ऊर्जा को बैटरी में स्टोर कर जरूरत पड़ने पर इस बैटरी से विद्युत ऊर्जा के तौर पर उपयोग की जाती है। शहरों में कई जगह लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर उससे मिलने वाली विद्युत का उपयोग कई उपकरण चलाने के लिए करते हैं। लागत के मामले में ये थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है। दूसरी तरह की ऊर्जा हमें समुद्र से मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र से ऊर्जा किस तरह मिल सकती है। पिछली वीडियो में हमने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देखा था। उसी तरह यहाँ भी 3 प्रकार की ऊर्जा समुद्र से मिल सकती है: ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा या वेव एनर्जी, महासागर की तापीय ऊर्जा या ओशन थर्मल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा में समुद्र के किनारे ज्वार बढ़ते और घटते रहते हैं। इन ज्वार के बढ़ने और घटने से टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है। तरंग ऊर्जा में एक बड़ा पाइप समुद्र तट पर लगाया जाता है। तरंग के ऊपर और नीचे होने के कारण पाइप में हवा का दबाव बढ़ता और घटता है, जिससे टरबाइन घुमाई जाती है। आखिरी केस में महासागर की तापीय ऊर्जा में क्या होता है कि सूर्य की किरणों के समुद्र पर गिरने के कारण पानी के ऊपर की सतह गर्म रहती है और नीचे की सतह ठंडी। तापमान के इस अंतर को टरबाइन के घुमाने में उपयोग किया जाता है। एक प्लांट समुद्र में लगाया जाता है जिसमें एक इवेपोरेटर और एक कंडेंसर रहता है। पाइप में लिक्विड अमोनिया भरा जाता है। अमोनिया तापमान के इस अंतर पर संवेदनशील होता है। जब वे गर्म पानी के संपर्क में आता है तब वो गर्म हो उठता है और अमोनिया के वेपर टरबाइन को घुमा देते हैं। फिर कंडेंसर की तरफ जाकर यही अमोनिया ठंडा हो जाता है और चक्र चलती रहती है। तीसरी तरह का स्रोत होता है भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। आपने पहाड़ी इलाकों में जमीन से निकलते गर्म पानी या स्टीम के बारे में सुना या देखा होगा। ये पानी जमीन के अंदर तापमान में अंतर आने के कारण बनता है। तो चलिए इस एनर्जी को समझने के लिए जमीन के अंदर चलते हैं। जमीन के कोर में गर्म मैग्मा रहता है, जो कि जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण ऊपर की सतह पर चट्टानों को गर्म कर देता है। जब जमीन के अंदर का पानी इन चट्टानों के संपर्क में आता है, तब स्टीम बन जमीन की सतह की ओर चलने लगता है और जमीन की सतह पर आते ही गर्म पानी या स्टीम की शक्ल में फूट जाता है। यदि इस स्टीम के ऊपर एक बड़ा पाइप लगाकर दबाव बढ़ाए तो थर्मल प्लांट की तरह यहाँ भी स्टीम का दबाव टरबाइन को घुमाने में मदद कर सकता है और ये टरबाइन जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को बनाने में, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। आखिरी स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी 2 प्रकार से मिलती है: नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन और नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। इस स्रोत को समझने के लिए आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² को समझना होगा। आइंस्टाइन ने 2 गैर बराबर मूल्यों को बराबर बताया, एक एनर्जी और दूसरा मास। आइंस्टाइन ने कहा मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में। चलिए इसे करीब से समझते हैं। यदि यूरेनियम का एक अस्थिर न्यूक्लियस लिया जाए तो वह स्थिर होने की कोशिश करेगा।
यूरेनियम को स्थिर बनाने के लिए एक न्यूट्रॉन को इसके पास बॉम्बार्ड किया जाए तो यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर सोख लेगा और हमें 2 स्थिर न्यूक्लियाई मिलेंगे। 2 न्यूक्लियाई के साथ साथ इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी जिसे विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। यदि एक न्यूक्लियाई का वजन किया जाए तो हमें यूरेनियम की तुलना में वजन कम मिलेगा, जिसका मतलब है कि कुछ मास एनर्जी में बदल गया। दूसरे केस में संलयन होता है। यहाँ 2 छोटे न्यूक्लियाई साथ मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई एक हीलियम का न्यूक्लियस बना सकते हैं। लेकिन जब 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को पास लाया जाता है तब दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो हीलियम का बनना तभी मुमकिन है जब तापमान बहुत ज़्यादा हो, 10 की पावर 6 केल्विन से भी ज़्यादा। इतना तापमान धरती पर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सूर्य को देखें तो जानेंगे कि वहाँ इतना तापमान होना मुमकिन है। दरअसल सूर्य पर फ्यूजन होता रहता है। नाभिकीय ऊर्जा मिलने के साथ जो इसका अवशेष बचता है वो जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है वहाँ सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। पूरे ब्रह्मांड के आगे हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारा दिमाग बहुत ही बड़ा। विज्ञान के आविष्कार मानव के इसी बड़े दिमाग की देन है। उसी प्रकार इसी दिमाग का उपयोग कर लोग विज्ञान के जरिए गलत काम भी कर रहे हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार के प्रति हमारी भी एक जिम्मेदारी है जिसे हमें बखूबी निभाना होगा।